हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला सब्जेक्ट जो शुरू किया था वो ज्योग्राफी था। और इसमें हम आपका भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। इसमें हमने अब तक जो है 19 क्लास कर ली थी, और अभी जो आज की क्लास होगी वो 20वें नंबर की होगी। और पुरानी क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जो है आपकी इंडियन ज्योग्राफी है वो 20 क्लास में आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आज की क्लास जो है आपकी लास्ट क्लास है, और आज की क्लास में हमने बताया था कि हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके खनिज संसाधन होते हैं, चाहे वो धात्विक खनिज हों, चाहे धात्विक हों, चाहे वो हम इसके बाद ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, तो उन सब के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपके एग्जाम में 1 2 3 सवाल लगभग आपके बन ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हों, यूपीपीसीएस और आरओ के अलावा भी दे रहे हों, यूपीएससी यहाँ तक के, तो उन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। पर चूँकि हम लोग यूपीपीसीएस और आरओ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो आपकी ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो उसी को एग्ज़ाम को लेके ज़्यादा फोकस है। लेकिन अगर आप और किसी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ भी आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और इससे आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसके बाद जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो आपकी वो लगभग 10 क्लास में ख़त्म होगी, और 10 क्लास हम लेंगे मैपिंग के लिए। तो वो वर्ल्ड मैप और जो है आपका पूरा ख़त्म होगा। तो ज्योग्राफी जो आपकी होगी लगभग 20 क्लास और जो है चलेंगी, तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। उसमें 10 क्लास आपकी कॉन्सेप्ट को लेकर होंगी, और 10 क्लास आपकी मैपिंग के जरिए आपके जो भी कॉन्टिनेंट होते हैं, सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, विद मैप पढ़ाए जाएंगे। हाथ से आपके मैप ड्रॉ किया जाएगा, उसमें हर चीज़ को आपको कौन सी चीज़ कहाँ है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप जो है अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें, और आपको क्या है कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास का। और ये है कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, बाकी सब्जेक्ट जो हम शुरू करेंगे वो सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज जो क्लास आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, बाकी इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसमें कुछ चैप्टर्स और करवा दीजिए, तो वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो जैसे एक भाई कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि परिवहन से संबंधित एक चैप्टर करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, उस तरीके के चैप्टर जो हैं, जो कभी कभी आते हैं, वो आपके पूर्वावलोकन जब हम करवाएंगे तो उसमें हम इसको पूरा अच्छे से कराएंगे। तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि अगर कोई चीज़ छूट रही है यहाँ पे, तो वो आपकी कहाँ पे होगी, तो पूर्वावलोकन के जरिए आपको वो भी करा दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं है कि आपका कुछ छूटेगा, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इन क्लासों को देखते हैं और चीज़ें समझ लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपने दिमाग से ही सेंस लगा के भी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो आपको डिट्टो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता भी है तो वही आप इस तरह पढ़ लेंगे, इसके जरिए आप जो है कॉमन सेंस इसका लगा के अपनी नॉलेज के बेस पे ही इसका आंसर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आपके खनिजों के बारे में। और आज का चैप्टर जो है, आपकी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो हमारा खनिज संसाधन से संबंधित है। तो आप हेडिंग बना सकते हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन को लेके पढ़ेंगे। इसी में हम सारी ऊर्जा और आपकी जो है प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, चाहे प्राकृतिक गैस हो, इसके अलावा हम जानेंगे आपके यूरेनियम के या आपके जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, उन सब के बारे में आज हम धीरे धीरे इसी क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगी और बड़ी क्लास होगी। थोड़ा सा धैर्य बना के इसको देखते रहिए, नोट करते रहिए। तो पहला चैप्टर जो आपका हो रहा है यहाँ पे, वो है आपका खनिज संसाधन। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हो सकती है वो बताई जाएगी। फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आप डिस्टर्ब हों या डिस्ट्रैक्ट हों चीज़ों से। जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना करके आप फालतू की चीज़ें याद करें। इससे अच्छा है मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आती है या जो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसी में खनिज संसाधन में हम आगे बढ़ते हैं। और खनिज संसाधन में आपको बता दूं, खनिज संसाधन आप पहली बात जानते हैं कि जो आपके जो है अर्थ की सरफेस में जो भी आपकी प्लेटें हैं, उसमें जो भी आपके खनिज पाए जाते हैं, उन्हीं को हम खनिज संसाधन बोलते हैं। तो वो खनिज संसाधन 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, तो पहले होते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, तो दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। अब ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का मतलब ये हुआ कि जिसमें धातु का अंश होता है वो तो धात्विक खनिज होते हैं, और जिसमें धातुओं के अंश नहीं होते हैं उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसमें दूँ कि धात्विक खनिज कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जैसे लौह अयस्क होता है, तो एक ये है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा है, तो इसीलिए ये धात्विक खनिज है। ऐसे ही आप जानते हैं सोना होता है, चाहे चांदी हो, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये हैं। इसके अलावा अगर कुछ लिखना चाहें तो टंगस्टन, तांबा, जो भी आप सोच सकते हैं, जो धातु आप जानते हैं, देखते हैं, वो सारी क्या हैं, वो आपकी धात्विक खनिज हैं। तो इस इत्यादि या आदि करके ETC करके आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं।
ऐसे ही अधात्विक खनिज की बात करें तो इसमें आप क्या 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 जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा बलुआ पत्थर के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ बलुआ पत्थर को जानते हैं आप चूना पत्थर को जानते हैं। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। मार्बल जैसे आप जानते ही हैं, ताजमहल जिससे बना हुआ है। जिप्सम, जिप्सम के बारे में जानते हैं आप, जिसका यूज़ हम खेतों में भी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पट्टी लगाने वगैरह मेडिकल में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के आप एग्जांपल जानते होंगे। जैसे पायराइट भी होता है, या आपका कोयला भी एक क्या है, तो ये भी आपका अधात्विक खनिज है। पेट्रोलियम भी अगर देखें तो वो भी आपका क्या है, तो ये भी आपका अधात्विक खनिज होते हैं। प्राकृतिक गैस भी आपकी क्या है, ये भी इसी श्रेणी में आती हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं आप देखते हैं कि अधात्विक खनिज में क्या आता है और धात्विक खनिज में क्या आता है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग हमारी जो रहेगी वो धात्विक खनिज को लेके रहेगी। तो आप अपनी कॉपी में जो है धात्विक खनिज को जो है हेडिंग डाल सकते हैं, और यहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे धात्विक खनिज के बारे में। तो क्या है, तो पहली चीज़ आपको धात्विक खनिज। अब एक एक करके मैं कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर डाटा भी आता है कि कौन सा जो है राज्य उत्पादन में पहले पे है, किस राज्य में भंडारण ज़्यादा है, कौन सी खनिज या खान है जो किस राज्य में है। तो उस तरीके की चर्चाएँ आपसे एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो उसी से संबंधित हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अगर पहला जो है आपका धात्विक खनिज की बात कर लेते हैं, तो वो कौन सा है, तो लौह अयस्क के बारे में हम बात करेंगे। तो लौह अयस्क, तो पहला हम लौह अयस्क के बारे में समझ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं लौह अयस्क के कई सारे जो है टाइप्स होते हैं। तो उसके अयस्क कई सारे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक मैग्नेटाइट होता है, पहला होता है मैग्नेटाइट। फिर आपने सुना होगा हेमेटाइट के बारे में। तो ये क्या है, सब उसी के जो है अयस्क हैं, जो भी उसके लोहे के अयस्क हैं। तो एक होता है लिमोनाइट, और चौथा होता है आपका सिडेराइट। सिडेराइट। तो इस तरीके से ये जो है टाइप्स होते हैं। और ये जो है इनमें डिफरेंस की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये सर्वोत्तम किस्म का जो है लौह अयस्क होता है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, सर्वोत्तम किस्म का, ये सर्वोत्तम किस्म होती है लोहे की। क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें लोहे की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे लिखें तो लोहांश का जो अंश होता है, लोहांश का की मात्रा अगर है तो वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगी, तो वो इसी में आपके मैग्नेटाइट में देखने को मिलती है। कितनी देखी जाती है, तो उसके बारे में बात करें तो लगभग 72 से 75% जो होती है वो लोहे की मात्रा इस खनिज जो है अयस्क में आपको देखने को मिलती है। तो मैग्नेटाइट में ये इतनी अंश मात्रा जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर इसके बाद जो हेमेटाइट है उसके बारे में बात करें तो इसमें भी आपको 60 से 70% जो है लोहांश की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है। फिर इसी तरीके से कम होते जाते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 40 से 60% जो है आपकी लोहांश की मात्रा देखने को मिलती है। वहीं सिडेराइट जो है वहाँ पे 40% से कम, इसमें से कम क्या देखने को मिलेगी, तो लोहांश की मात्रा देखने को मिलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो आपका है सबसे निम्न किस्म का जो है अयस्क होता है, लौह अयस्क होता है। क्या होता है, तो सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इसके अयस्क के टाइप्स हो गए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप देख रहे हैं तो मैग्नेटाइट आपको देखने में कैसा दिखेगा, तो इसका जो रंग होता है वो काला होता है। जो आपका मैग्नेटाइट होता है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है, पहली बात। और हेमेटाइट का रंग कैसे होगा, तो इसका जो है इसमें लोहांश की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो इसका रंग जो होता है लाल होता है। लिमोनाइट का रंग होगा तो पीला होता है। और ये जो सिडेराइट है आपका, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो है थोड़ा सा भूरा होता है। तो इस तरीके से ये रंगों से आप पहचान सकते हैं। तो ये तो हो गई इनके टाइप्स की बात। अब इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ पे होती है, तो वो देख लेते हैं। इनको यहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलेंगे, तो आपको कहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इनका, तो वो हम देख लेते हैं। तो मैं अगर इस तरीके से एरो करके मैं लिखता हूँ, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में कौन सी जगह हैं, कौन सी जो है खाने हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो पहली बात तो आपको क्या लिखनी है कि सर्वाधिक उत्पादन करता है ये उड़ीसा, क्या करता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहली बात तो आपको ये लिखनी है। तो क्या करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब उड़ीसा में लौह अयस्क की खाने जो प्रमुख हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आप लिख लीजिए। तो खाने कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका मैप उड़ीसा कहाँ दिखता है, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको अच्छे से मैप के ज़रिए चीज़ें बताई हुई हैं। मैं एक बार और आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं मिटाऊंगा उसको। तो ये जैसे मान लेते हैं आपका, तो मैप हो जाता है।
और ये मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाएं कि तो इस तरीके से मैप होता है इसका। और अगर इंडिया का मैप जो ये हो गया तो इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं। तो इस तरह, एक सेकेंड, तो ये जो आपका है, ये जो मान लेते हैं मैप हो गया। अब इसमें क्या है, आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा कौन सी जगह पे है। तो ये आपका क्या है, ये उड़ीसा का पोर्शन है। एक सेकंड थोड़ा ज़्यादा हुआ, इधर जो है आपका पूरा उड़ीसा का है। फिर आप अभी जानते हैं इधर आंध्र प्रदेश, और फिर ये आपका तमिलनाडु, इधर आपका इधर से लेके इधर केरल, और ये पूरा कर्नाटक, यहाँ पे आपका गोवा, और ये आपका महाराष्ट्र, फिर यहीं पे आपका क्या है, एक तेलंगाना है। तो इस तरीके से आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये आपका बिहार है। और फिर इस तरीके से आप देखते हैं कि ये आपका इधर मध्य प्रदेश, ये आपका यूपी, और इधर आपका राजस्थान, ये गुजरात, इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और ये आपका जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से आप सभी समझ रहे हैं, लोकेशन आप अच्छे से जानते हैं। तो इसको मैं ये है आपको बस एक बार इसीलिए दिखा दिया हूँ कि आप एक जो है इसकी लोकेशन से समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम खानों की जो बात कर रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उड़ीसा में पहले हम खाने जानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन यहीं होता है। तो यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध खाना है वो आपकी कौन सी है, तो पहली आपकी यहाँ पे मिलेगी, आपको बादाम पहाड़ मिलेगा, जिसको बादाम पहाड़ी भी बोलते हैं। तो बादाम पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। अब ये जो है उड़ीसा का एक मयूरभंज ज़िला है, मयूरभंज। तो मयूरभंज ज़िला है, वहाँ पे आपको ये जो है पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, बादाम पहाड़ियाँ। और यहीं पे आपको जो है सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क की खाने मिलती हैं, लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद यहीं पे आपको गुरु महेसानी एक करके खाने है, गुरु महेसानी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा एक सुलापेट करके या सुलपेट जो है वो आपकी एक खाना है यहाँ। इसके साथ ही कई और अगर देखें तो एक आपकी किरी बारू है, एक किरी बारू भी है। इसके अलावा एक आपकी बोनाई हो जाती है, तो एक बोनाई जगह है। इसी तरीके से बांस पानी करके एक जगह है खान, तो वो आपकी हो जाती है। ऐसे ही चिमरा एक जगह है, वहाँ पे भी खान है चिमरा। ऐसे ही सुकिंदा करके एक खान है। तो ये सारी खान को कुछ इंपॉर्टेंट आपकी खाने हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो एक दो और हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती रही हैं वो यही हैं। उड़ीसा में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ डिटेल में, उड़ीसा में लगभग क्या क्या खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो या आप जो है नोट करके एक जगह पे लिख सकते हैं, या फिर स्टार मार के एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। कि जैसे आप एक मैं लिखता हूँ क्रोमाइट। तो क्रोमाइट 96% पूरे भारत में कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। वहीं 92% के आसपास आपको निकिल की जो है भंडार या उत्पादन जो है वो आपको कहाँ मिलता है, तो वो उत्पादन जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है। ऐसी 69% के आसपास यानी लगभग 70% जो है वो कोबाल्ट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो भी उड़ीसा में। इसी तरीके से 41% बॉक्साइट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपके कहाँ है, उड़ीसा में। तो इस तरीके से कुछ डिटेल इसके बारे में है। अगर एक दो और लिखें तो जैसे 34% आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैग्नीज़ देखने को मिलेगा, तो मैग्नीज़। इसके अलावा 39% आपको यहाँ देखने मिलेगा, तो हेमेटाइट देखने को मिलेगा, तो हेमेटाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे खनिज आपको देखने को मिलेंगे जो स्पेशली आपके उड़ीसा में देखे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं और अगले राज्य के बारे में जानते हैं, जो आपका दूसरा राज्य बनेगा। पहला तो उड़ीसा हो गया जहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा राज्य बनेगा वो हम बात कर लेते हैं, और वो दूसरा राज्य बनेगा छत्तीसगढ़। तो आप छत्तीसगढ़ पूरा लिखिएगा इस तरीके से, छत्तीसगढ़। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन या अच्छे से याद कर पाएँ, तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आपने जानी। अब आप चाहें तो अगर उड़ीसा में एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पे एक कुछ पहाड़ियाँ जैसे मैंने आपको बताई उड़ीसा में खाने जो है आपकी, तो एक तो मैंने आपको ये पहाड़ियाँ बता दी। ऐसी कुछ एक जगह और है, वो आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। जैसे मयूरभंज, मयूरभंज एवं या एंड, इसमें एक ये लिख सकते हैं। और एक तरीके से आप एक और जगह याद आ रही है कि सुंदरगढ़ की पहाड़ियाँ और हैं, तो सुंदरगढ़ की पहाड़ियाँ भी यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं मयूरभंज की पहाड़ियाँ और सुंदरगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं उड़ीसा में लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अब छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं।
और छत्तीसगढ़ जो है दूसरा क्या है, सेकंड जो सबसे लोएस्ट का उत्पादक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, तो सेकंड सर्वाधिक लो अयस्क उत्पादक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड सर्वाधिक जो है लो अयस्क उत्पादक है आपका छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे कौन सी खाने हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे खाने कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली खान जो है आपको यहाँ मिलेगी, पहली तो है डल्ली, और इसी को डल्ली या डल्ली पूरा नाम होता है डल्ली व राजहरा, तो उसकी खाने होती हैं डल्ली व राजहरा की खाने। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि डल्ली व राजहरा की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो लोएस्ट के लिए। और कई बार क्वेश्चन आया कि कहाँ पे हैं, तो आपकी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इसी तरीके से दूसरी खान पूछी गई और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो बैला डीला की खाने, तो बैला डीला की खाने जो हैं वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ऐसी कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे कि एक आपने सुना होगा दंतेवाड़ा, तो वो भी आपके लिए प्रसिद्ध है। बस्तर में भी आपको लोएस्ट मिल जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही आपको अगर देखा जाए तो बिलासपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे भी आपको क्या है, ये लोएस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो है इंपॉर्टेंट जगह हो सकती हैं, खान या जगह जो हैं, आप खान की जगह यहाँ पे जो है प्रसिद्ध स्थल लिख लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूर सही है। जो कुछ खाने हैं, कुछ जगह हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है स्थल या स्थान जो हैं वो आपकी ये देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही आपको तीसरा जो आपका राज्य बन सकता है जहाँ पे लोएस्ट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो आपका कौन सा है, तो कर्नाटक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक में जो है तीसरा सबसे बड़ा क्या है, ये लोएस्ट का उत्पादक है। तीसरा सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कौन से क्षेत्र हैं जो आपको लोएस्ट से संबंधित हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो है उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपने सुना होगा एक बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, जहाँ पे आपको सभी को पता है कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे कुद्रेमुख एक जगह है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे लोएस्ट जो है उत्पादन होता है। ऐसे ही एक शिमोगा जो है एक जगह है कर्नाटक में, तो वो भी आपका इसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही चित्रदुर्ग जो है, चित्रदुर्ग वो भी प्रसिद्ध है। ऐसे ही बेल्लारी एक जगह है यहाँ, तो बेल्लारी भी आपकी लोएस्ट के लिए प्रसिद्ध है। कुछ और लिख लीजिए, जैसे कई बार पूछ लेता है, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है। एक तुमकर, एक बीजापुर, तो ये भी क्षेत्र जो हैं इसके लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी लोएस्ट के खनिज पाए जाते हैं। चौथा लिख लेते हैं, जो एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, झारखंड, जिसके झारखंड के बारे में जान लेते हैं। और झारखंड जो है चौथा हो जाएगा, आपको सभी को पता है। तो यहाँ जो क्षेत्र हैं वो उनके बारे में पता करें, तो आपको जो है पहला एक सिंहभूम जिला है, तो सिंहभूम जिला है वो आपका इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा इसी में एक जगह है कई सारी। पहली बात आप जो है इसमें एक तो आपने सुनी होगी नोवा मुंडी, तो एक नोवा मुंडी जगह है। इसके अलावा आपने सुना होगा गोवा की खान, तो गोवा की खान जो है वो भी इसके लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। ऐसी एक जगह है यहाँ पे, तो वहीं पे एक और जगह है पलामू क्षेत्र जो है, तो पलामू भी किसके लिए फेमस है, तो लोएस्ट के लिए जाना जाता है। ऐसे ही लास्ट और हम इसके लोएस्ट के बारे में क्षेत्र में लिखते हैं, जो आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश में भी लोएस्ट जो है काफ़ी जगह पे मिलता है। तो एक तो इसमें कुरनूल एक जगह है, वहाँ पे आपको लोएस्ट मिलेगा। कुडप्पा एक जगह है, वहाँ पे आपको लोएस्ट के जो है क्षेत्र मिलते हैं। इसके अलावा एक यहीं पे अनंतपुर ज़िला है, तो अनंतपुर ज़िला जो है आपका वो भी लोएस्ट के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही इस तरीके से नेल्लोर एक जगह है, वो भी इसलिए प्रसिद्ध है। वारंगल भी आपको एक यहाँ पे देखने को मिलेगा इन्हीं क्षेत्रों में। तो इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे खनिज के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दूसरा खनिज जो आपका होगा वो आपका मैंगनीज होगा। तो दूसरा कौन सा होगा, मैंगनीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंगनीज के बारे में समझ लेते हैं कि पहली बात मैं इसके बारे में बता दूं कि एक तो ये काले रंग की कठोर धातु होती है, काले रंग की कठोर धातु होती है। क्या होती है, काले रंग की कठोर धातु होती है ये आपकी मैंगनीज। और क्या हुआ कि इसका इस्तेमाल देखें तो ज़्यादातर आजकल इस्तेमाल इसका जो होता है वो जंगरोधी इस्पात जो होते हैं, जंगरोधी इस्पात बनाने में होता है। इसके अलावा इसमें तो हो गया जंगरोधी इस्पात बनाने में उपयोग,
ठीक है। इसके अलावा भी कई चीज़ें जैसे आपकी शुष्क बैटरी बनाने में होता है, शुष्क बैटरी बनाने में होता है। ऐसे ही कुछ जैसे और क्षेत्र हैं जहाँ इसका उपयोग देखने को मिलता है, कांच उद्योग जैसे हो गया, वहाँ भी आपको इसको देखने को मिलेगा मैग्नीज का इस्तेमाल। अब ये मैग्नीज का इस्तेमाल हो गया। अब ये जो उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैं इसमें बता दूं कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, जहाँ पे लगभग 33% उत्पादन होता है। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे उत्पादन के मामले में आते हैं। ये देखिए, ये उत्पादन लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एमपी हो गया पहला, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र में 27% जो है उत्पादन इसका होता है। इसी तरीके से तीसरे पे जो आता है वो आपका उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा में जो है 16% उत्पादन होता है। अब ये उत्पादन है, अगर इसी में भंडारण की बात करें, यानी कि भंडार की दृष्टि से देखें, तो भंडार की दृष्टि से पहला दूसरा तीसरा कौन बनेगा, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में उत्पादन ना पूछ के भंडारण के क्षेत्र के हिसाब से जगह पूछता है कि यहाँ पे भंडारण में कौन पहले पे है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो भंडारण में पहला उड़ीसा है, दूसरा आपका कर्नाटक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और तीसरे में एमपी होता है। यानी इस देख रहे हैं आप उत्पादन में सीरीज़ जो बनी है उसका उल्टी सीरीज़ जो बनी है आपकी, वो लगभग, सॉरी उल्टी नहीं, उसमें महाराष्ट्र सेकंड है और इसमें कर्नाटक सेकंड पे है। बाकी देख रहे हैं एमपी पहले पे है उत्पादन में, भंडारण में थर्ड पे है, उत्पादन में उड़ीसा थर्ड पे है और यहाँ पे पहले पे है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट करेगा कि जो थर्ड पे है वो पहले पे है, जो पहले पे है वो थर्ड पे है। तो दोनों आपको समझने हैं। अब ये तो आप उत्पादन और भंडारण के हिसाब से समझ गए, तो भंडार के या भंडारण के हिसाब से आपने समझा। अब हम कुछ खाने समझ लेते हैं, यानी कि जो क्षेत्र समझ लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेंगे। तो क्षेत्र देख लेते हैं, उसमें खान भी होती हैं, खनिज क्षेत्र जो होंगे आपके वो सारे कौन से होंगे मैग्नीज के, वो कहाँ पे होंगे। पहला हम सबसे ज़्यादा एमपी वाले में देखते हैं, तो एमपी में आपको बालाकोट एक जगह है, या इसी को बालाकोट नहीं, बालाघाट, तो बालाघाट। एक आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जो है, तो छिंदवाड़ा, एक सेकेंड, एक ये आपका छिंदवाड़ा, तो ये आपका एक जगह हो जाती है। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा एक मंडला जगह है यहाँ एमपी में, वो भी है। एक निमाड़ क्षेत्र है, तो निमाड़ में भी आपका मैग्नीज, और इसके अलावा झाबुआ एक जगह है, तो झाबुआ में भी आपको ये देखने को मिलता है। ऐसे ही दूसरा क्षेत्र जो हमारा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह हैं जहाँ पे मैग्नीज जो है उत्पादन होता है, तो मैग्नीज का उत्पादन जो है नागपुर में होता है। एक भंडारा जगह है यहाँ पे महाराष्ट्र में, उसमें भी होता है। इसके अलावा एक रत्नागिरी ज़िला है, तो वो भी रत्नागिरी ज़िला जो है आपका, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से है। तीसरा आपका क्षेत्र जो होगा वो उड़ीसा होगा, और उड़ीसा में कौन सी जगह होंगी जो आपको ध्यान रखनी है, तो जिस तरीके से एक केओंझर एक जगह है, तो वो आपकी यहाँ पे उत्पादन करती है मैग्नीज का, यहाँ पे उत्पादन होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कालाहांडी, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बोलागीर एक जगह है, तो वो भी आपका इसमें जाना जाता है। बोनाई एक जगह है, कोरापुट एक जगह है। इसके अलावा सुंदरगढ़ जो है वो भी यहाँ पे जाना जाता है मैग्नीज के उत्पादन के लिए। तो इसके साथ ही एक और जगह जान लीजिए जो चौथे नंबर पे आता है, और इसमें कर्नाटक है। तो कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र जो हैं मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जैसे पहला है आपका चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर जो है आपका, एक सेकेंड, तो वो आपका चिकमंगलूर एक जगह है। फिर आपने सुना होगा एक धारवाड़, जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में भी आपको ये देखने को मिलता है, धारवाड़ में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे बेल्लारी की खाने हैं, तो बेल्लारी की उसमें भी आपको खनिज जो है मैग्नीज देखने को मिलता है। ऐसे ही एक बेलगांव है, तो बेलगांव में आपको देखने को मिलता है। सिमोगा एक जगह है, इसके साथ ही एक चित्रदुर्ग है जो इसके लिए जाना जाता है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपके कर्नाटक में भी जाने जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले जो है आपके खनिज के बारे में बात कर लेते हैं, और वो खनिज जो आपका होगा वो तीसरा होगा। और इसमें कौन सा है, तो आपका, जैसे आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, अयस्क होता है सॉरी, तो वो आपका क्या है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बारे में जानेंगे, और ये क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका कौन सा है, तो वो आपका बॉक्साइट है। अब इसके बारे में जो जानने वाली बात है कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको,
तो पहली बात है आपको यही लिखना है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किन राज्यों में होता है, किन राज्यों में सर्वाधिक होता है। तो आप सभी जानते हैं पहला तो आपका बॉक्साइट का उत्पादन मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। तो यहीं पे एक क्षेत्र है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप लिख लीजिए कि सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो गुजरात है। तीसरे पे कौन आएगा, तो झारखंड है। चौथे पे कौन आएगा, छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक उत्पादन यहाँ देखने को मिलेगा बॉक्साइट का, तो 71% जो है उत्पादन यहाँ पे होता है, आपको देखने को मिलता है। यानी उत्पादन जो हो रहा है वो आपका इतना हो रहा है। इसके अलावा गुजरात में जो है 9% के आसपास उत्पादन होता है, झारखंड में 6% के आसपास उत्पादन होता है, और आपका छत्तीसगढ़ में इस तरीके से उत्पादन होते रहता है। तो अब ये हो गया उत्पादन के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। भंडारण के हिसाब से देखें, भंडारण में कौन पहले पे है, तो नोट में मैंने लिखाया हुआ था ऐसे ही, पहले पे सबसे ज़्यादा क्या है आपका भंडारण में भी पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश है, और तीसरे पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो गुजरात थर्ड पे है, उड़ीसा पहले पे है। तो इस तरीके से आपके भंडारण में अगर देखा जाए तो पहला उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात हो जाता है। अब ये जान लिया आपने जो उत्पादन के आधार पे और भंडारण के आधार पे। अब हम इनके जो है क्षेत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ये जो है बॉक्साइट जो है देखने को मिलता है, तो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो पहला आपका राज्य जो है उड़ीसा, उसी के बारे में जान लेते हैं, उड़ीसा में कहाँ कहाँ आपको जो देखने को मिलेगा। तो पहला मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक माली पर्वत है उड़ीसा में। तो वो एक माली पर्वत जो है वो प्रसिद्ध है, इसीलिए किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके बॉक्साइट के लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे जो क्षेत्र हैं वो उनके बारे में जाने, तो आपने अभी हमने बात की कालाहांडी, इसके अलावा हमने बात की थी कोरापुट, फिर हमने बात की थी सुंदरगढ़ की, तो सुंदरगढ़ इस तरीके से हमने जाना था। ऐसे ही बोलागीर एक जगह है, ऐसे एक सेकेंड, बोलागीर, तो बोलागीर एक जगह है। फिर इसके साथ ही एक और आप लिख लीजिए संभलपुर, तो संभलपुर भी एक जो है आपकी यहाँ पे जगह जो हो जाती है जहाँ पे आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे राज्य के बारे में, जो आपका कौन सा है, तो गुजरात है। गुजरात में आपको क्या क्या कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक आपने सुना होगा भावनगर के बारे में, भावनगर एक है। इसके साथ ही आपको जामनगर में भी ये देखने को मिल जाते हैं बॉक्साइट। तो इसके एक्स जो है वो आपको यहाँ एल्यूमिनियम का एक्स जो बॉक्साइट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब तीसरा जान लेते हैं हम झारखंड के बारे में। एक सेकेंड, झारखंड, तो झारखंड में आपको कौन सी जगह मिलेंगी, जैसे रांची में भी आपको बॉक्साइट के खनिज देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही पलामू एक जगह है, वहाँ पे भी इसका उत्पादन होता है, और लोहरदगा भी एक जगह है जहाँ पे भी इसका उत्पादन देखा जाता है। तो इस तरीके से आपकी हो जाती है। छत्तीसगढ़ भी एक जगह है जहाँ पे मैकाल श्रेणियाँ हैं, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो लिख लीजिए, एक मैकाल श्रेणी है, तो मैकाल श्रेणी जहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी है, वहाँ पे आपको इसमें बॉक्साइट देखने को मिल जाता है। अब मैं एक नोट करके एक बात लिखा दूँ आपको कि भारत में एक कंपनी है जिसको नाल्को कंपनी बोलते हैं, नाल्को। तो भारत में जो नाल्को है वो 33% क्या करती है, बॉक्साइट का उत्पादन करती है, ठीक है। यानी 33% क्या कर रही है अकेली, जो बाकी कंपनियां उनके कंपेरिजन में देखा जाए तो बॉक्साइट का उत्पादन करती है 33%, और इसीलिए ये क्या है सर्वाधिक जो है या सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी कंपनी, यानी बॉक्साइट उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो नाल्को कंपनी है, जो 33% बॉक्साइट का उत्पादन करती है। तो इस तरीके से हमने ये जाना। अब हम अगला जो है आपका वो समझते हैं, अगला जो आपका जो है धात्विक खनिज है उसको जान लेते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे तांबे की, और तांबे के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ पे है, कौन सी खनिज है, कैसे कहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो है भंडार की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। तो ये धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर हम उत्पादन के हिसाब से राज्यों को जाने तो उनके राज्य हम देखते हैं। तो सर्वाधिक, या इस तरीके से लिख लीजिए, सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो पहला इसमें उत्पादन के हिसाब से समझिएगा, इसमें भंडारण के हिसाब से मैं दूसरे जो होंगे वो लिखाए जाएंगे। तो इसमें जो उत्पादन के हिसाब से आपका पहला जो है एमपी है, जिसमें 56% जो है उत्पादन ही होता है लगभग। ऐसे ही दूसरा राज्य जो होता है वो राजस्थान है, तो राजस्थान में भी लगभग 43% उत्पादन होता है। तीसरा जो आपका है झारखंड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्पादन के मामले में एमपी पहले पे है। वहीं हम भंडारण की बात कर लेते हैं,
तो भंडारण में जो आपका पहला आता है वो राजस्थान है। तो यहाँ आपको ये समझना है डिफरेंस। यहाँ जो है राजस्थान पहले पे है, दूसरे पे झारखंड है और तीसरे पे जो आपका है एमपी है। तो इस तरीके से आप दोनों में अंतर कर सकते हैं कि भंडारण में, यानी कि इनको निकाला नहीं गया है। सबसे ज़्यादा देखने के लिए कहाँ मिलेंगे आपको, तो आपको भंडारण की दृष्टि से देखें, स्टोरेज की दृष्टि से देखें तो वो आपको राजस्थान, झारखंड, फिर एमपी। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो उत्पादन के हिसाब से देखें तो एमपी, राजस्थान और फिर झारखंड आता है। अब इन क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तांबा का जो क्षेत्र होते हैं, जो प्रसिद्ध क्षेत्र आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कौन से क्षेत्र हैं। तो उत्पादक तो आप समझ ही रहे हैं, एमपी है, राजस्थान है, झारखंड है। अब इन जगह पे, इनमें कौन सी जगह हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, तो वो आपको जानना चाहिए। जैसे मैं अगर एमपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे जो तांबे की सबसे इम्पोर्टेंट जगह होगी, वो क्षेत्र कौन सा होगा, तो वो आपको जानना चाहिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वो जगह जो आपकी होगी, जैसे बालाघाट एक जगह है, तो बालाघाट में क्या है, एक मलाज खंड एक जगह है। तो मलाज खंड जगह है, तो इस मलाज खंड में सबसे ज़्यादा, बालाघाट के मलाज खंड में आपको सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है तांबे का। ऐसे ही दूसरा हमने जाना कि राजस्थान है। दूसरा क्या है आपका, राजस्थान। और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, तो खेतड़ी की खानें आपको देखने को मिलती हैं। खेतड़ी की खानें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा एक झुंझुनू जगह है, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से एक है। इसके अलावा एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खो दरीबा एक जगह है अलवर में, खो दरीबा, तो वो भी आपकी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ क्षेत्र हैं जो तांबे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। झारखंड की अगर लिखना चाहें तो झारखंड में भी एक जगह है जहाँ से उत्पादन होता है, तो वो कौन सा ज़िला है, तो सिंहभूम ज़िला है। तो सिंहभूमि ज़िला जो है आपका, वो झारखंड का है और जहाँ पे भी तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम देख लेते हैं। अगला जो आपका खनिज होगा वो आपका सीसा और जस्ता, इन दोनों को एक साथ हम देखेंगे, दोनों के बारे में एक साथ जानेंगे। तो आपको मैं इसके लिए बता दूं कि इनको क्या जाना जाता है, इनके बारे में, कि इनको सभी जैसे जाना जाता है, तो इनको जुड़वा खनिज के बारे में बोला जाता है कि ये कैसे खनिज हैं, तो ये जुड़वा खनिज है, यानी एक साथ देखे जाते हैं। तो जुड़वा खनिज कौन से हैं, तो ये देखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम इसके अलग अलग जगह जानते हैं कहाँ पे ये उत्पादन देखने को मिलता है। इसका एक अयस्क होता है, आप सभी जानते होंगे, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, गैलेना आपने सुना होगा, तो वो इसका अयस्क है। और जैसे ही जस्ता और ये सीसा जो है, दोनों ये किसके सह उत्पाद माने जाते हैं, तो ये किसके उत्पाद माने जाते हैं, चांदी के सह उत्पाद माने जाते हैं, चांदी के बाई प्रोडक्ट माने जाते हैं, सह उत्पाद माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनके बारे में जानते हैं। ऐसे ही जस्ता के अगर जो है अयस्क की बात करें, जैसे ये क्या है आपका, तो गैलेना क्या है, शीशे का अयस्क है। ऐसे ही जस्ता का अयस्क की बात करें तो इनके अयस्क आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है स्पेलेराइट, स्फेलेराइट, फिर ऐसे ही होता है कैलेमिन, कैलेमिन। तो इस तरीके से इनके खनिज आपको देखने को मिलते हैं। चांदी का ये सह उत्पाद होता है। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो देख लेते हैं कि शीशे के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो शीशे का सर्वाधिक या शीशे के सर्वाधिक, शीशे के सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो ये हम समझ लेते हैं कि कौन से उत्पादन के हिसाब से पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। तो यहाँ पहले पे आप सभी जानते हैं कि पहले पे कौन सा होगा, तो वो राजस्थान होगा। दूसरे पे जाने तो हम आपके आंध्र प्रदेश में जाते हैं, और तीसरे पे देखें तो आपका मध्य प्रदेश में जाते हैं। यानी शीशे और जस्ता के शीशे के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा राज्य देखने को मिल रहा है, तो वो आपको ये देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर भंडार के हिसाब से देखें तो भंडारण के हिसाब से भी आपको कौन सा राज्य पहले पे मिलेगा, तो राजस्थान, दूसरे पे आपको आंध्र प्रदेश ही मिलेगा, और तीसरे पे बदल जाता है, इसमें गुजरात है। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, बाकी दोनों जो हैं एक तरीके के हैं, सेम है। अब शीशे के उत्पादन हो गए, तो आप जो है क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें क्षेत्र कौन से होंगे जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं एक बात करूँ कि राजस्थान की बात ही कर लेते हैं सबसे पहले। तो राजस्थान में आपको सीसा, जस्ता, इन सब की खानें देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती हैं आपकी जावर की खान, तो जावर की खान आपको देखने को मिलेगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ एक और है, वैसे तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है, लेकिन इसके साथ ही एक और लिख लीजिए, जैसे रामपुरा अगूजा करके एक जगह है, तो क्या है, रामपुरा
अगूजा, तो रामपुरा अगूचा, सॉरी अगूचा एक जगह है, तो वो वहाँ पे भी उत्पादन देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। सबसे ज़्यादा तो आपको जावर की खानों में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर दूसरे राज्यों के बारे में जाने तो आंध्र प्रदेश एक जगह है जहाँ पे भी इनका उत्पादन देखा जाता है। वहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कुरनूल एक जगह है, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। गुंटूर में आपको देखने को मिलेगा, गुंटूर में, तो गुंटूर एक जगह है, वहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक जगह मिलेगी आपको नालगोंडा या नलगोंडा भी बोलते हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको कौन सी जगह देखने को मिलती हैं। जैसे ग्वालियर आपका एक हो गया, तो ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। आपको शिवपुरी में ही मध्य प्रदेश में शिवपुरी एक जगह है, वहाँ पे भी इनका उत्पादन देखा जाता है। आपको ऐसे ही एक पदमपुर करके जगह है, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। झारखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ही जगह आपकी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। जैसे हजारीबाग जो है वो यहाँ पे उत्पादन इसका होता है। कर्नाटक में बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में एक चित्रदुर्ग जगह जो है आपकी, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो चित्रदुर्ग में भी आपको देखने को मिलता है। अब जो आपका जिंक है उसके बारे में बात करें, तो जिंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में ही होता है। यानी 99% जो उत्पादन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में देखने को मिलता है। और कौन सी जगह, तो जावर की खान जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जावर की खान में ही इनका उत्पादन देखा जाता है। लेकिन अगर इनके भंडार के हिसाब से समझें, इसको भंडारण के हिसाब से देखें, तो फिर पहला दूसरा तीसरा कौन होगा, तो पहले पे तो राजस्थान ही आएगा, लेकिन दूसरे पे आपको महाराष्ट्र और तीसरे पे आपको देखने को मिलेगा एमपी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब एक जगह और है जहाँ पे भारत में, तो वहाँ भी आपको इसके भंडार देखने को मिलते हैं। जैसे वो जगह मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ, तो वो आप समझ पाएंगे। जैसे एक सिक्किम राज्य जो है, तो सिक्किम में एक दो जगह हैं। सिक्किम का एक पोचम खानी जगह है, पोचम खानी और भोटांग में क्या है, इनके भंडारण देखे जाते हैं। तो सिक्किम का एक क्या है, पोचम खानी, एंड दूसरी जगह कौन सी है, तो एक ये आपकी जगह देखने को मिलेगी भोटांग। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्या है आपका, यहाँ भी भंडारण या भंडार देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ और जान लेते हैं, जैसे आपके जो है इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो और जान लेते हैं, जैसे चांदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये भी धात्विक खनिज है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात इसमें जानेंगे हम कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से हैं, और फिर उसमें क्षेत्र जानेंगे। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं, चांदी के सबसे बड़े उत्पादक या सबसे बड़ा उत्पादक। तो वो आप चाहें तो जिस तरीके से लिखें, जैसे पहले पे सबसे ज़्यादा तो आप समझ रहे हैं कि राजस्थान में जो जावर की खान है ये चांदी के लिए उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये जावर की खान तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है, और उदयपुर में है, आपको पता है जावर की खान है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में क्या है कि जो जावर की खान है वो एशिया की भी सबसे बड़ी चांदी की खान है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशिया की क्या है, तो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। अब पहला तो हो गया ये राजस्थान, तो दूसरा लिख लीजिए कर्नाटक। दूसरा है आपका कर्नाटक जिसमें चांदी का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हमने राजस्थान समझ लिया, तो कुछ और जगह जानेंगे। जैसे अन्य स्थान की बात करें, तो अन्य स्थान में आपको कौन सी जगह देखने को मिलेंगी जहाँ पे इनका उत्पादन देखने को मिलता है। तो जैसे एक धनबाद है जो आपका कहाँ है, झारखंड में है धनबाद, वहाँ पे भी इनका उत्पादन होता है। एक बिजाग या वाइजैग जो इसको बोलते हैं, तो बिजाग एक जगह है, तो बिजाग आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अब ये तो होगा उत्पादन के हिसाब से। तो भंडारण के हिसाब से समझें, भंडारण के हिसाब से पहले पे कौन है दूसरे पे कौन है, तो भारत में भंडारण के हिसाब से देखें तो पहले पे तो राजस्थान ही आएगा, लेकिन दूसरे पे आपका झारखंड आता है और तीसरे पे आपका कर्नाटक आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चांदी हो जाती है। ऐसे ही कुछ डिटेल्स हम जो है कर्नाटक वो सोने चांदी के बाद सोने के बारे में लिख लेते हैं। तो सोना जो है आपका उसके बारे में जान लेते हैं। अब सोने के बारे में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देख लेते हैं। यहाँ भी हम क्या जानेंगे, सबसे बड़ा उत्पादक। अब देखिए क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि चांदी के बारे में कुछ बताया नहीं, सोने के बारे में कुछ। आप सभी जानते हैं ये धात्विक खनिज है और
इनकी विशेषताएं ना पूछ के ये पूछते हैं कहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ भंडारण देखने को मिलता है, या इनसे संबंधित खाने आपकी या क्षेत्र जो होते हैं वो कहाँ पे हैं। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन में इससे संबंधित चर्चा नहीं पूछता है। तो इसीलिए आप इधर जो है आपका दिमाग ना लगाएं, इस पे लगाएं कि केवल उत्पादन कहाँ जा रहा है, आपका भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, या कौन सी खाने कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे ये चीज़ जो है पाई जाती है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप इसमें देखेंगे तो उत्पादन के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा उत्पादन में, तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि आप मूवी में भी जाने होंगे, केजीएफ जो आपने मूवी देखी है तो उसमें भी आपको कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में बताया जाता है। तो केजीएफ का ही फुल फॉर्म है एक कोलार गोल्ड फील्ड, तो वो भी हम समझेंगे। तो इसमें पहला आपका कर्नाटक हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरे के हिसाब से, तो आंध्र प्रदेश भी सोने के उत्पादन में दूसरे पे है, और तीसरे पे आपका झारखंड है। तो इस तरीके से हो जाता है। यहीं मैं अगर भंडारण की बात कर दूँ तो भंडारण में कौन पहले कौन दूसरे कौन से तीसरे पे है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो पहली बात कर्नाटक देख लेते हैं, आपका दूसरे पे राजस्थान हो आ जाता है, और तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें देखने को मिलते हैं। अब सोने से संबंधित क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, कौन से क्षेत्रों में ये देखने को आपको मिलेंगे या इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो जैसे कर्नाटक में मैंने बात की, तो कर्नाटक में पहली सबसे मैंने बताया था कि एक हट्टी की खान है और एक कोलार की खान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोलार की खान क्या है, तो कोलार की खान एक तो ये खान है जहाँ पे सोने की जो है उत्पादन होता है। एक हट्टी करके जगह है, हट्टी की खान बोलते हैं इसको, तो वो भी एक जगह इसमें प्रसिद्ध है जिसके जो है आपके इसके लिए जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में है आपकी कौन सी, कोलार गोल्ड, और ये कौन सा हो जाएगा, फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको कहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, KGF। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं झारखंड की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्वर्ण रेखा जो है आपकी नदी है, और सोन नदी, कौन सी, तो सोन नदी जो है वो उन क्षेत्रों में आपको सोने के जो है निक्षेप देखने को मिलते हैं, जो है वहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये खनिज हो जाते हैं जिनको धात्विक खनिज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आपके किस पे, तो दूसरे आपके टाइप्स जो हैं वो हम अधात्विक खनिज के बारे में करेंगे। तो आप दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज के बारे में जान लेते हैं, और इनके बारे में एक एक करके इनके बारे में भी उत्पादन भंडारण इसके हिसाब से हम समझते जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो इसके उत्पादन में रहते हैं उनको भी हम जानेंगे। तो इसमें हम पहला क्षेत्र देख लेते हैं जो अधात्विक खनिज। तो अभ्रक आपका पहला जो है अधात्विक खनिज होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अब ये माइका इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी आप चाहें तो लिखें माइका। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो इनका सर्वाधिक उत्पादन देख लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ पे होगा, तो पहला आपका कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन। दूसरे के हिसाब से बात करें तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और तीसरे में आपका उड़ीसा में जो है सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं भंडारण की बात कर लें, तो यहाँ पे हम भंडारण की बात करें, तो भंडारण में आपका पहले पे कौन सा होता है, तो उसमें भी आपका कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से दूसरा आपको राजस्थान देखने को मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ जो है क्षेत्र इससे संबंधित बात कर लेते हैं। अभ्रक से संबंधित क्षेत्र या प्राप्ति क्षेत्र इनको बोल सकते हैं। तो कहाँ पे आपको अभ्रक देखने को मिलता है, तो ये अधात्विक खनिज है क्योंकि इसमें धातुओं की मात्रा नहीं होती है। तो आपको आंध्र प्रदेश में एक जगह देखने को मिलेगी नेल्लोर, तो नेल्लोर में इसका उत्पादन होता है। वहीं पे आपको राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे भीलवाड़ा एक जगह है, तो भीलवाड़ा में भी आपको ये देखने को मिलता है। ऐसे ही झारखंड एक जगह है, तो झारखंड में जो हजारीबाग है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अभ्रक के बारे में बात हो जाती है। दूसरे खनिज आपके देख लेते हैं चूना पत्थर के बारे में। यहाँ पे किसका कहाँ पे उत्पादन होता है वो जान लेंगे। इसके अलावा ये आप सभी जानते हैं कि जो आपकी चूना पत्थर हैं वो किससे बनते हैं, तो आपके चूना पत्थर अवसादी चट्टानों से बनते हैं, लाइमस्टोन इनको बोलते हैं। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सर्वाधिक उत्पादन या उत्पादक राज्य, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो इसमें पहले पे आपको मिलेगा राजस्थान, दूसरे पे आपको मिलेगा MP, और तीसरे पे आपको मिलेगा तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो चूना पत्थर में ये हो गए। भंडारण के हिसाब से देखें यानी स्टोरेज के हिसाब से देखें, तो स्टोरेज के हिसाब से पहले पे कौन आता है, वहाँ पे भी आप कौन सा देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, दूसरे पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और तीसरे पे आपको तेलंगाना
तो तेलंगाना आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। अब हम तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका धात्विक खनिज में आता है, तो इसको डोलोमाइट बोलते हैं। तो डोलोमाइट, इसको अभी हम देख लेते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि देश के अधिकांश भागों में क्या है, ये देखने को मिल जाता है, यानी हमको ज़्यादातर राज्यों में ये देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसको एक नाम से जानते होंगे, जैसे आपने नहीं सुना होगा, तो इसको मैं लिखता हूँ। पहली बात कि ये आपके देश के क्या है, देश के अधिकांश भागों में प्राप्ति होती है इसकी। ठीक है, तो देश के अधिकांश भागों में प्राप्ति होती है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो भी जानना ज़रूरी है। लेकिन क्या है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन देखें तो सर्वाधिक उत्पादन आपको कहाँ मिलेगा, तो पहला तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको जो है इसका डोलोमाइट जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से राज्य जो हैं उसमें देखने को मिलते हैं। अगर अन्य राज्य देखें, अन्य क्षेत्र देखें, तो जो कि मैंने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो अधिकांश भागों में कौन से हो सकते हैं, तो उड़ीसा भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, कर्नाटक तो है ही, इसके बाद राजस्थान भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ राज्य हैं जहाँ पे इसको देखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये चीज़। अब हम जो है चौथा एक और जान लेते हैं, इसमें कई सारे और थोड़ा सा और जानेंगे। तो उसके बाद जैसे जिप्सम के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा करता है इसका उत्पादन। तो पहली बात तो आप सभी जानते हैं ये क्या है, उर्वरक खनिज है। मैंने अभी बताया कि अगर क्षारीयता दूर करनी है आपको, तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा, तो आपको जिप्सम का यूज़ करना पड़ता है, जो आपके पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान का ईस्टर्न क्षेत्र जो है, वहाँ पे जो लवण की मात्रा देखी जाती है खेतों में, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हमने जब मिट्टियाँ पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा की थी। और इसके अलावा इनका सर्वाधिक उत्पादन देखें जिप्सम का, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन आपको राजस्थान में मिलेगा, और वहीं पे लगभग इसका 99% उत्पादन होता है राजस्थान में। इसके अलावा 1-2% की अगर बात करें तो आपको जैसे गुजरात में देखने को मिल जाएगा, या झारखंड में आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत उत्पादन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब 1-2 बात आपको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए और लिखिए। ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। पहली बात तो राजस्थान के बारे में लिखना है कि इसको क्या बोलते हैं, तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। ठीक है, अजायब घर बोलते हैं। यानी अजायब घर का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है जू, यानी चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर को ही हम जू बोलते हैं, जू, और जू को हिंदी में अजायब घर बोलते हैं। और ये खनिजों का, राजस्थान को क्या बोलते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर यानी जू बोलते हैं। तो आपका जो है खनिजों का चिड़ियाघर किसको बोलेंगे या जू बोलेंगे, तो वो आपको राजस्थान को बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में मैं दूसरा पॉइंट आपको लिखा दूँ कि अगर झारखंड के बारे में बात करें तो इसको भी एक नाम देते हैं, तो खनिजों का इसको गर्भगृह बोलते हैं। तो गर्भगृह बोलते हैं खनिजों का। और ये इसका मतलब है, जैसे आप सभी जानते हैं कि मंदिर में जो मुख्य मूर्ति होती है, जो मूर्ति रखी जाती है, तो उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। मंदिर के क्षेत्र जो होता है जहाँ मूर्ति स्थापित करी जाती है, तो उसको गर्भगृह बोला जाता है। ऐसे ही आपके खनिजों का गर्भगृह किसको बोलते हैं, तो आपके झारखंड को बोला जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाते हैं। 5वें हम अपने जो है धात्विक खनिज को समझते हैं और एस्बेस्टस के बारे में समझते हैं। तो एस्बेस्टस समझते हैं, और इनका बस आप जब समझ लीजिए कि कहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उतना ही आपको जानना है। जैसे आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में होता है, बिहार में आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। अब 1-2 बात और याद रख लीजिए कि जो है आपको इसमें अब जो है दूसरा जो आपको एक और छठवां जानना है, वो ग्रेफाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं। धात्विक खनिजों में हम ग्रेफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट में आप जो है अगर देखें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, तो ये होता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अगर देखें तो आपको झारखंड देखने को मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर आपको ये देखने को मिलेगा, तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी नए डाटा के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं कि भंडारण में अरुणाचल प्रदेश जो है वो भंडारण में प्रथम है। अभी भंडारण में तो क्या है, फर्स्ट है,
लेकिन उत्पादन की बात करें, उत्पादन में अभी जो डाटा जो आपका आया हुआ है उसमें हम डाटा देखते हैं तो उड़ीसा जो है पहले पे हो गया है और दूसरे पे आपका नए डाटा के हिसाब से तमिलनाडु दूसरे पे और झारखंड जो है वो तीसरे पे उत्पादक राज्य है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पहले जो था, यानी अब तक जो है अरुणाचल प्रदेश पहले पे हुआ करता था, लेकिन अब भंडारण में वो पहले पे रह गया है। अब जो उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है वो आपका उड़ीसा में होता है। ऐसे ही हम एक दो और बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आगे अपने पोटास के बारे में। ये भी आपका क्या है, तो पोटास भी आपका अधात्विक खनिज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको देखने को मिलेंगे एक एमपी में एक सिंधी ज़िला है, तो एमपी में एक सिंधी ज़िला में इनका उत्पादन होता है। यूपी की बात करें तो आप सभी जानते होंगे सोनभद्र जो है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। और सोनभद्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये 4 राज्यों से घिरा हुआ जो है ज़िला है, यूपी का एकमात्र ज़िला, जो देश का भी सबसे बड़ा, जो देश का एकमात्र ज़िला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। और 4 राज्य आप सभी जानते हैं कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसके जो है इससे सटे हुए हैं, चारों जो है इससे सीमा बनाते हैं। अब अगर और देखें तो आप देखेंगे कि बिहार में एक कैमूर ज़िला है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और राजस्थान की अगर बात कर लें तो राजस्थान में भी सवाई माधोपुर अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम जो है अगला एक देख लेते हैं। चूँकि इसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं होता है तो आप इसको बस डाटा याद रखिएगा और ये समझिए कौन सी चीज़ का उत्पादन कहाँ हो रहा है, उतने से ही आपको इससे मतलब रखना है। और इसमें कुछ इंटरेस्टेड कुछ नहीं है। इंटरेस्टेड होगा अब ज्योग्राफी, जब आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी उसमें आपको इंटरेस्टेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ काइनाइट एक जगह वो है आपका अधात्विक खनिज है। झारखंड जो है इसका सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही एक और हम बात कर लेते हैं कि आपके टंगस्टन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टंगस्टन के बारे में बात कर लेते हैं। और ये सभी जानते हैं आपके बल्ब का इसमें फिलामेंट जो बनता है वो इसी का बनता है। तो बल्ब का फिलामेंट बनता है इससे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है। और क्यों बनता है, क्योंकि इसका क्या है, उच्च गलनांक होता है, इसीलिए क्या है, उच्च गलनांक होता है। तो उच्च गलनांक के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनका जो है क्षेत्र देखें कहाँ पे इनका उत्पादन ज़्यादातर देखा जाता है, तो राजस्थान का एक नागौर ज़िला है। तो नागौर ज़िला जो है आपका, वहाँ पे इसका उत्पादन देखा जाता है। और नागौर ज़िले में कहाँ पे देखा जाए पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक रेवा पहाड़ियाँ हैं। तो रेवा पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको यहाँ टंगस्टन का जो है उत्पादन देखने को मिलता है। तो केवल राजस्थान में देखने को मिलता है इसका उत्पादन। ऐसे ही जो है 10वें नंबर पे हम बात करें तो हीरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अधात्विक खनिज है, ये भी आप जानते हैं। तो ये क्या है, एक तो सबसे कठोर होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है, अधात्विक खनिज है, तो सबसे कठोर होता है। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्र आपको देखा जाए तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सभी जानते हैं एक तो पन्ना आपका मध्य प्रदेश में जो है वो, यहाँ पे आपको हीरा उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो क्षेत्र है एमपी में, यहाँ पे बलुआ पत्थर का एक जो है चट्टानें हैं, उन चट्टानों में इसको देखा जाता है। तो पन्ना क्षेत्र में बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं, उन चट्टानों में आपको ये देखने को मिलता है। आपकी जो है हीरा की प्राप्ति यहाँ से मिलती है। और जो कोहिनूर हीरा हुआ था, एक आपने सुना होगा, जो आपकी जो है ब्रिटिश महारानी के उसमें लगा हुआ है सिंहासन में, तो कोहिनूर हीरा वो कहाँ से आया था अगर उसकी बात करें तो वो आया था आपका गोलकुंडा की खानें जो हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ से आया था। तो गोलकुंडा की खानों से, और ये खान कहाँ पे हैं, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खानों से ये कोहिनूर हीरा जो है उसके जो महारानी के यहाँ पे चला गया। अब तो आप सभी ने कोहिनूर हीरा के बारे में चीज़ें सुनी होंगी, तो वो सारा जो चीज़ें हैं वो ये हो जाती हैं। अब इस तरीके से हम इनको जान गए जो इम्पोर्टेंट आपके ये थे। अब जो हम अगला टॉपिक समझने वाले हैं वो ये तो हो गए धात्विक अधात्विक खनिज। अब जो इसी के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बन जाता है, वो नया टॉपिक जो बनता है, वो नया टॉपिक ऊर्जा संसाधन को लेके बनता है। खनिज जान लिया हमने, अब ऊर्जा संसाधन हम देख लेते हैं। चूँकि हम संसाधन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम खनिज संसाधन पढ़े, हम अब ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, वो भी एक तरह से खनिज हैं। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं।
ऊर्जा संसाधन को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दो तरीके से हम समझ सकते हैं। इसमें एक तो हम समझ सकते हैं कि स्रोत जहाँ पे ये मिलते हैं और इसके उपयोग के आधार पर, पहली बात एक तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और दूसरा इनकी प्रकृति के आधार पर इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो तरीके से हम इनको जान सकते हैं कि किस तरीके के हैं, प्रकृति के अपरंपरागत हैं कि गैर परंपरागत हैं। वहीं पे स्रोत और उपयोग के आधार पर देखें तो इनमें भी दो टाइप हो जाते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे पारंपरिक और दूसरे मिलेंगे आपको वाणिज्यिक। ठीक है, एक पहले मिलेंगे पारंपरिक और दूसरे मिलेंगे वाणिज्यिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरे आपके वाणिज्यिक होते हैं। जैसे पारंपरिक में आप सभी जानते होंगे, मैं एग्जांपल में लिखूंगा अगर, तो एक तो होती है जलाऊ लकड़ी, जो होती है हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल जो करते हैं जलाने के लिए घर पे, तो चूल्हे में जो लकड़ी जलाई जाती है, तो आपकी जलाऊ लकड़ी, कोयला जिसको चारकोल बोलते हैं, या जैसे मिट्टी का तेल, तो वो भी एक तरीके से ये हो जाता है। इसके बाद जैसे हम कृषि कटने के बाद जो सूखी लकड़ियाँ हो गई या उसका जो वेस्ट बचता है, कृषि अपशिष्ट जिसको बोलते हैं, तो वो भी हम क्या है इसके ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं पे गाय भैंस का जो गोबर होता है, तो गाय भैंस का गोबर, इनसे जो उपले बनते हैं या और बाकी तरीके से संसाधन इनका इस्तेमाल करके हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो हो गए ट्रेडिशनल पारंपरिक हो गए। तो अगर हम वाणिज्यिक देखें तो आप सभी जानते हैं, जैसे इसमें तेल आ जाता है, इसमें गैस आ जाती है, इसमें आपको कोयला देखने को मिलेगा, इसमें परमाणु ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या है, कमर्शियल है, यानी कि वाणिज्यिक होते हैं। इसी में अब जाके इनका भी इस्तेमाल होने लगा है, जैसे पवन ऊर्जा, ये भी क्या है, वाणिज्यिक है। ऐसे ही आप सौर ऊर्जा की भी बात कर सकते हैं इसमें। तो सौर ऊर्जा और ऐसे ही जल विद्युत ऊर्जा जो होती है आपकी, तो वो भी किस में आती है, वो भी इसी में आती है। तो इस तरीके से वाणिज्यिक हो जाती है। वहीं हम आपके प्रकृति के आधार पर बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं। ये भी क्या है, दो तरीके के होंगे। तो पहला तरीका तो आप सभी जानते हैं कि परंपरागत होता है। पहला कौन सा है, परंपरागत, और दूसरा आपको मिलेगा गैर परंपरागत। तो आप ये वाला लिख लीजिएगा वहाँ, मैं इस तरीके से टैच कर देता हूँ। तो गैर परंपरागत और परंपरागत, तो दो तरीके के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको एक सेकंड, गलती हो रही है क्या, ये हो रही है, इस तरीके से लिखिएगा परंपरागत। ठीक है, तो यहाँ पे गैर परंपरागत, तो ये आपका इधर दो होंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे परंपरागत में हम बात करते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल या पेट्रोलियम, जिसको पूरा लिख लीजिए। तो इस तरीके के जो हैं वो आपके परंपरागत हैं। प्राकृतिक गैस की बात कर लें तो ये भी क्या है, परंपरागत हैं, यानी जो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो ये आपके ये हो जाते हैं इसमें जल विद्युत ऊर्जा, इसका भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें गैर परंपरागत, जो पहले नहीं इस्तेमाल होते थे लेकिन अब इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पवन ऊर्जा हो गई। तो इसका इस्तेमाल किया जाता रहा, अब होने लगा है। पहले सौर ऊर्जा को लेके नहीं होता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, इसका ईंधन के रूप में बात की जाती है, यूज़ किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, यानी जिसको टाइडल जो एनर्जी बोलते हैं, तो ज्वारीय जो है ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बायोगैस होगी, आजकल जो है जियोथर्मल एनर्जी या जिसको भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल जो हम गैर परंपरागत सोर्स के रूप में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी जो आपकी ये हैं, जो ऊर्जा संसाधन है, उनके बारे में। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऊर्जा संसाधन जो आपके परंपरागत हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में समझते हैं। इसमें क्या है कि इनको समझेंगे ना, इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाकी तो आप ट्रेडिशनल, अब इससे आपको क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा है जलाऊ लकड़ी के बारे में, चारकोल, कृषि अपशिष्ट, इनसे सबसे नहीं पूछता है। आपके जिससे क्वेश्चन पूछता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम आपके करते हैं कोयला के बारे में। कोयले को समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है संसाधन के रूप में इस्तेमाल होता है, या कौन से कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में हम इस बात करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि पहली बात, कोयला जो है 4 टाइप का होता है। तो इसकी कितनी किस्म होती हैं, टाइप होते हैं, तो 4 किस्म होती हैं। ये बात आपको पहली ध्यान रखनी है कि 4 किस्म होती हैं। ठीक है, अब कौन सी होती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला सबसे जो है पहली स्टेज वाला जो कोयला होता है उसको पीट कोयला बोलते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, पीट कोयला होता है, पहली किस्म होती है, इसको ही निम्न किस्म का कोयला बोलते हैं। तो ये निम्न किस्म का कोयला जो होता है वो ये होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 40% से कम होती है। तो कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 40% से कम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसीलिए ये प्रथम स्टेज का कोयला होता है और निम्न किस्म का कोयला माना जाता है। इसके बाद जो बेहतर कोयला, इससे बेहतर कोयला होता है, उसको हम लिग्नाइट कोयला बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो लिग्नाइट बोलते हैं। और इसमें 40 से क्या है 60% जो होता है कार्बन की मात्रा इसमें होती है। 40 से 60% क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। वहीं तीसरे नंबर पे इससे भी बेहतर जो कोयला होता है वो बिटुमिनस कोयला होता है। तो बिटुमिनस कोयला जो होता है उसमें क्या है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 60% से 80% के बीच में इसमें आपको देखने को मिलेगा। और फिर सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है और इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 80 से 90% जो है कार्बन की मात्रा इसमें देखी जाती है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो सर्वोत्तम किस्म इसको बोला जाता है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है आपका, वो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने जब चट्टानें पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी चट्टानों में कौन से टाइप का कोयला मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लिग्नाइट कोयला आप बात कर रहे हैं तो आपको टर्सरी प्रकार की जो चट्टानें थी, टर्सरी चट्टानों में आपको ये कोयला देखने को मिलता है। कौन सा, लिग्नाइट कोयला। लेकिन अगर बिटुमिनस कोयले की बात करें भारत के अंदर, तो भारत में ये वाला कोयला जो आपको मिलेगा वो गोंडवाना चट्टानों में देखने को मिलता है। यहाँ कौन सी चट्टानें हैं, तो गोंडवाना चट्टानें हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, गोंडवाना चट्टानें हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं गोंडवाना चट्टानों में जो बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है वो यहाँ है। अब भारत में जो टोटल कोयला होता है, यहाँ पे नोट करके चाहे लिख सकते हैं, तो भारत में जो कोयला प्राप्त होता है उसका 98% कोयला आपको कौन सा मिलेगा, तो 98% कोयला जो है बिटुमिनस कोयला हम ये इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिनस। ठीक है, 1-2% जो कोयला है वो आपको, जो पीट कोयला या लिग्नाइट कोयला है, सॉरी, तो लिग्नाइट कोयला वो आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्रों में, जहाँ पे इनका जो है बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि जैसे गोंडवाना कालीन चट्टानें जो हैं वहाँ पे आपको कौन सा कोयला मिलेगा, तो बिटुमिनस कोयला मिलेगा। अब यहाँ क्षेत्र भी बात कर लेते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली है जहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला देखने को मिलेगा। रिवर रिफ्ट वैली को जैसे नदी भ्रंश घाटी बोलते हैं, तो वो आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, नदी भ्रंश घाटियाँ जो होती हैं वहाँ पे आपको ये देखने को, घाटियों में देखने को मिलेगा ये वाला कोयला जो बिटुमिनस कोयला है। और आपको पता है गोंडवाना कालीन कब का था, तो 250 मिलियन वर्ष पहले की बात है। लेकिन टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं ये कब की हैं, तो वो आपकी 60 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बाद की हैं। और गोंडवाना जो चट्टान है वो बहुत पहले की है। यानी इनके बारे में अगर बात करें तो ये कब की हैं, 250 यानी कि 250 मिलियन ईयर है वो, तो उससे पहले की बात है। मिलियन यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, यानी मिलियन ईयर एगो, उससे मतलब 250 साल पहले की बात है। 250 सॉरी साल नहीं, 250 मिलियन साल यानी 250 मिलियन वर्ष पहले जो आपका कोयले चट्टानें थी गोंडवाना, तब उनसे जो कोयला बना है वो बिटुमिनस बना है। लेकिन अगर टर्सरी की बात करें तो ये आपका 60 मिलियन 60 मिलियन वर्ष 60 मिलियन वर्ष पहले की बात है। तो ये जो चट्टानें बनी थी 60 मिलियन वर्ष पहले, तब ये कोयला बना था। और ये 1 से 2% कोयला जो है हमें भारत में देखने को मिलता है। कौन सा कोयला है, तो लिग्नाइट कोयला है। और लिग्नाइट कोयला आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बाकी ये भारत में कोयला जो है काफ़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको पहले एक चीज़ बता दें जिसके बारे में वैसे तो हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ नोट करके वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोयले की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ हुई ये आपको फिर से जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जान लीजिए कि जो आपको मैंने बताया था कि दामोदर के पश्चिमी तट पर एक क्षेत्र था रानीगंज, तो वहाँ पर आपको पहला कोल फील्ड मिला था, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी है।
कहाँ पे, तो दामोदर नदी जो आपकी है, तो दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर, ठीक है। ये बात, पहली बात, तट पर, एक सेकेंड, हाँ आपको जो है मैंने लिखाया था 1974 लिखाया था, नहीं 1900 नहीं, 1774 में रानीगंज, 1774 में रानीगंज में एक जगह है, रानीगंज कोल फील्ड, इसको बोलते हैं रानीगंज कोल फील्ड में सबसे पहले क्या हुआ, कोयले की खोज हुई। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, सबसे पहले ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कोयला जो होता है वो किस किस तरीके का होगा, यानी किस तरीके के इस्तेमाल में ये लिया जा सकता है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे कि जो आपका जो पाया जाता है बिटुमिनस कोयला वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें दो तरीके के कोयले आपको देखने को मिलते हैं, एक कोकिंग कोयला होता है और एक गैर कोकिंग कोयला होता है, या जिसको नॉन कोकिंग कोयला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉन कोकिंग कोयला, ठीक है। तो ये आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है, नॉन कोकिंग कोयला जो है वो और एक कोकिंग कोयला, दो तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या है कोकिंग कोयला, तो मैं आपको बता दूं कि जो वायु की अनुपस्थिति में क्या हो, अगर इसको जलाया जाता है तो इसके जो यहाँ से कोक प्राप्त होता है, तो कोक नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इस्पात के उद्योग में करते हैं, तो इसीलिए इसको कोकिंग कोयला बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये 10% इसमें जो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इस 10% उत्पादन, बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं 10% उत्पादन भारत में होता है केवल, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है इसका, सर्वाधिक उत्पादन वो आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो पहली बात ये होगी, इसी को हम एक तरीके से प्योर कार्बन बोलते हैं, यानी शुद्ध कार्बन इसको बोला जाता है, या शुद्ध कोयला बोल सकते हैं, तो प्योर कार्बन या शुद्ध कार्बन इसको बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन बात क्या है, ये क्या है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कोकिंग कोयला क्यों कह रहे हैं कि अगर वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में इसको जलाया जाए, किसको, कोयले को जलाया जाए, कोयला जलाने पर क्या प्राप्त होगा आपको, एक कोक का नामक पदार्थ मिलता है, कोक नामक पदार्थ आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोक नामक पदार्थ आपको क्या मिलेगा, प्राप्त होता है, और यही कोक नामक पदार्थ का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा, इस्पात उद्योग में, तो इस्पात उद्योग में होता है। तो इस तरीके से आपको ये बात जाननी है कि कोकिंग कोयला इस तरीके से होता है। अगर हम नॉन कोकिंग कोयले की बात करें तो 90% आपको जो देखने को मिलेगा वो नॉन कोकिंग कोयला देखने को मिलता है। जो कोयला हमारे यहाँ है उसमें से 10% कोयला आपको कोकिंग कोयला है और 90% कोयला किस टाइप का है, तो नॉन कोकिंग कोयला है, ठीक है। तो ये 90% कोयला कैसा है, तो नॉन कोकिंग कोयला है। अब इसको अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, इस कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ये है कि इसका उपयोग जो है, जो नॉन कोकिंग कोयला है इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है और इससे कोई कोक मतलब नहीं मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो तापीय ऊर्जा में मिलता है, यानी कि उसमें करते हैं हम लोग। तो जैसे इसको जला रहे हैं तो हमें हीट जो चाहिए, जो आपको जो तापीय ऊर्जा चाहिए उसमें हम करते हैं। जैसे पहले आप जानते थे कि जो है ट्रेनों में इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है अब तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी अभी जो है काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहले तो आप जानते हैं कि जैसे आपने गदर मूवी देखी होगी तो उसमें कोयला डाल रहे हैं, तो कोयला वो डाल रहे हैं तो वो इस तरीके से कैसा है, नॉन कोकिंग कोयला है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसके बारे में क्या बातें लिखने लायक हैं आपके लिए। पहली बात तो इसको कि इसे क्या करेंगे, इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। पहली बात तो ये हो जाती है। और दूसरी बात इसकी होती है कि इनका जो है इसका इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, इसका उपयोग तापीय ऊर्जा में किया जाता है।
तो तापीय ऊर्जा में या तापीय ऊर्जा गृह में होता है। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा गृहों में इसका क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बाद हम समझते हैं दोनों के बाद कि जो आपका अगला है कि आपको बिटुमिनस कोयला कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने लिग्नाइट कोयले के बारे में बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो बिटुमिनस कोयला है, तो बिटुमिनस कोयला जो है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो उसकी प्राप्ति हम किस क्षेत्रों से कर सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ होंगे, तो पहला तो हम बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल है, जहाँ से हमको सबसे पहले रानीगंज से सर्वप्रथम कोयले की जो है निक्षेप मिले थे, वहीं से हम बात शुरू करेंगे। तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक जगह है पश्चिम बंगाल में, बर्धमान ज़िला है। तो बर्धमान ज़िला है, इसी बर्धमान में क्या है, रानीगंज की जो है जगह है एक, रानीगंज। और यहीं पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रानीगंज में सर्वाधिक मोटी परत आपको देखने को मिलती है कोयले की। क्या है, सर्वाधिक मोटी परत आपको देखने को मिलेगी। और इसी रानीगंज में क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिखवाया है कि सर्वप्रथम कोयले की खोज जो है वो यहाँ हुई। तो सर्वप्रथम कोयले की खोज कहाँ हुई, तो आपकी रानीगंज में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, रानीगंज में हुई। अब दूसरा राज्य जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कोयले के मामले में, वो आपका जो हो जाता है वो झारखंड हो जाता है। तो झारखंड की बात कर लेते हैं। और झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी झरिया की खान है। झरिया की खान ये आपके लिए जो धनबाद ज़िला है वहाँ पे ये पड़ती है, झरिया की खान। इसके अलावा और क्षेत्र देखें तो बोकारो एक क्षेत्र है, वहाँ भी ये मिलते हैं। करणपुरा जगह है, इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गिरधी की खान एक भी है, तो गिरधी की खानें जो हैं वहाँ भी आपको ये जो झारखंड है वहाँ पे देखने को मिलता है। और गिरधी की खानें कहाँ हैं, तो हजारीबाग में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा औरंगा, यहाँ पे एक जगह और है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। डाल्टेनगंज जो है एक, वो भी आपके झारखंड में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट जो आपकी है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। झरिया आपका कौन सा था, तो धनबाद जो है जिला, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से झारखंड में जो आपको कोयले की प्राप्ति होती है। तीसरा और जान लेते हैं, जैसे उड़ीसा जान लेते हैं। उड़ीसा में आपको कहाँ से मिलेगा, तो उड़ीसा में आपको एक जगह है तलचर, जिसको तालचार भी बोलते हैं। तो तलचर एक जगह है, तो वहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में बात करें, छत्तीसगढ़ में आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कोरबा एक ज़िला है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है कोरबा ज़िला में। ऐसे ही एक कोरिया ज़िला है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सरगुजा एक ज़िला है यहाँ पे ही छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इन ज़िलों में जैसे कोरिया ज़िला जो है, यहाँ पे एक चिरी मिरी की जो है खान है, चिरी मिरी की खान। तो चिरी मिरी की खान में आपको ये कोयला यहाँ देखने को मिलेगा। सरगुजा जो ज़िला है, यहाँ पे भी एक झिली मिली की खान है। क्या है, झिली मिली की खान। तो यहाँ भी आपको ये देखने को मिलता है। ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ में कुछ और एक दो खाने हैं, उनको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक है बसराम राम की खान, और एक जो है वो पंच बहिनी। ठीक है, तो पंच बहिनी खान है एक, वो भी आपकी जो है छत्तीसगढ़ में इसके लिए जानी जाती है। किसके लिए, कोयले के लिए। कौन सा, बिटुमिनस कोयला। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मध्य प्रदेश में भी बात करना चाहें तो मध्य प्रदेश में भी क्षेत्र जान लेते हैं कौन से हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे सिंगरौली आपने सुना होगा, सिहागपुर ज़िला। इसके अलावा जैसे सिंगरौली, वह कौन सा है, सिहागपुर। तो सिहागपुर ज़िला। तो इस तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए सिंगरौली के अलावा एक जगह होती है सिंगरैनी, सिंगरौली और सिंगरैनी। तो सिंगरैनी जगह कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रहना, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये जो जगह है वो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में है सिंगरैनी। तो पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन अभी ये कोयला क्षेत्र जो है वो आपका यहाँ पे है। अब जो आपका जो है यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ये देखने को मिलता है,
तो गोदावरी रिफ्ट वैली जो है आपकी, या रिवर वैली भी बोल सकते हैं, तो गोदावरी नदी घाटी जिसको बोलें, यहाँ पे देखने को मिलता है ये कोयला, कौन सा, तो बिटुमिनस कोयला देखने को मिलेगा। अब एक महाराष्ट्र में आपको मैं लास्ट बताता हूँ। तो महाराष्ट्र में एक जो आपकी घाटी है बरदा की घाटी, तो बरदा नदी घाटी जो एक है, वहाँ भी ये इसके निक्षेप देखे जाते हैं, इसके जो है क्षेत्र देखे जाते हैं बिटुमिनस कोयले के। अब जो दूसरा आपका लिग्नाइट कोयला था, लिग्नाइट कोयला, तो उसके क्षेत्र में आपको कुछ बता देता हूँ। कोयला, एक सेकेंड, तो लिग्नाइट कोयले के कुछ क्षेत्र लिख लीजिए। सर्वाधिक तो मैंने आपको बताया, सर्वाधिक भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे इसके, तो वो तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, तो वहाँ पे इसके सर्वाधिक भंडार यहाँ पे देखे जाते हैं। कुछ कुछ जगह और भी हैं जहाँ पे लिग्नाइट कोयला देखने को मिलता है, जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो यहाँ पे एक पलाना की खान है, पलाना की खान, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे पे नंबर पे अगर बात करें तो गुजरात में भी कहीं कहीं कुछ खान है, जैसे उमरसर की खान है, एक उमरसर एक जगह है, तो उमरसर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही जैसे आपने सुना होगा कि आपको मेघालय में बात करें तो मेघालय में रेड होल माइनिंग, रेड होल खानों में, और इस रेड होल के बारे में हमने अच्छे से बात की हुई है अपनी वीडियोस में। जैसे अभी जो है एक जो चट्टान गिरने की वजह से, सुरंग जो है धंसने की वजह से, जो उत्तराखंड में जो वर्कर्स, जो कर्मचारी थे, जो क्या बोलते हैं उसको, मजदूर थे, वो जो है दब गए थे, तो इन्हीं रेड होल की माइनिंग की वजह से, तरीके की वजह से वो है उनको निकाला गया, बचाया गया, तो इसलिए वो चर्चा में थे। और यही मेघालय में इसको अवैध घोषित किया गया था एनजीटी के जरिए, तो वहाँ पे इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। तो इसके बारे में हमने अपनी वीडियो में चर्चा की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, को जो 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप जो है उनके और अच्छे से हो पाएँ। तो हम अगली जो है बात कर लेते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जगह जहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके बाद हम दूसरा जो आपका पढ़ेंगे, इसमें हम ऊर्जा संसाधन में जो पढ़ रहे हैं अपने परंपरागत, तो उसमें हम पेट्रोलियम के बारे में समझ लेते हैं, पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। पेट्रोलियम के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी, कौन से क्षेत्र। तो पहला तो बात है कि ये कौन से क्षेत्र में पाई जाएंगी, तो उस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं अपतटीय क्षेत्र के बारे में। तो अपतटीय क्षेत्र के बारे में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे ये, तो पहला तो आपको बॉम्बे में देखने को मिलेंगे, बॉम्बे हाई क्षेत्र जो है, बॉम्बे हाई क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलते हैं किसके, पेट्रोलियम के। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये पहली बात 1973 में खोजा गया था, खोजा गया, ठीक है, तो खोजा गया था 1973 में। और ये भारत का क्या है, भारत का क्या है, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है, तो बॉम्बे हाई क्षेत्र से होता है। महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र के तट से थोड़ा सा आगे जो समुद्र में, ये क्षेत्र देखने को आपको मिलेगा। दूसरा क्षेत्र हम बात करें तो आपका गुजरात है। गुजरात राज्य में एक अलिया बेट क्षेत्र है, वहाँ से भी हमको पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो अलिया बेट, ठीक है, तो अलिया बेट एक क्षेत्र है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तीसरे पे देखें तो कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन होता है, आपको क्या कौन सा क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ से भी आपको कौन से क्षेत्र मिलेंगे, तो वो भी आपको यहाँ से पेट्रोलियम के निक्षेप मिलते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ऐसे ही चौथा आप जान लीजिए, कावेरी का भी ऐसी क्षेत्र है, तो कावेरी बेसिन में भी आपको इसके क्षेत्र देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए अपतटीय के कुछ एग्जाम्पल। अब हम अगर जो है दूसरा देखें तो दूसरा आपको कौन सा है, तो आपका आंतरिक भागों में अगर देखते हैं, आंतरिक भागों में आपको कहाँ पे पेट्रोलियम के जो है क्षेत्र देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आंतरिक भागों में बात करें तो पहला तो होगा डिगबोई, जो असम में है, इसी को हम सबसे पहले खोजा गया था और यहीं पे हमने फर्स्ट रिफाइनरी भी बनाई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रिफाइनरी बनी थी, ठीक है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि कहाँ पे है, पहली बात असम में। और ये कौन सा क्षेत्र है, जो प्रथम तेल कुआं खोदा गया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रथम तेल कुआं खोदा गया था, यहीं पे पहला तेल कुआं खोदा गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा असम में ही कुछ और क्षेत्र है, तो वो भी आप एक साथ लिख लीजिए,
जैसे नहर कटिया एक जगह है, नहर कटिया, यहाँ भी ये चीज़ें हुई। ऐसे ही सुरमा घाटी है यहाँ पे एक, तो सुरमा घाटी, यहाँ पे भी आपको आपके इसके क्षेत्र देखने को मिलते हैं पेट्रोल के। इसके अलावा मोरान एक जगह है, मोरान होगरी जन, तो मोरांग होगरी जन जो एक जगह है, तो मोरान होगरी जन एक जगह जहाँ पे पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नुमालीगढ़ एक जगह है यहाँ, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपके असम में हो जाती हैं। यहाँ पे दूसरा क्षेत्र जाने तो आपको दूसरा राजस्थान में देखने को मिलेंगे ये तेल पेट्रोलियम के खनिज के क्षेत्र। यहाँ पे कौन से क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें आपको बाड़मेर, सांचौर बेसिन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा क्षेत्र देखने को मिलेगा आपको बीकानेर, बीकानेर, नागौर, चुरू बेसिन, तो इन क्षेत्रों में आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम के क्षेत्र। ऐसे ही एक और क्षेत्र है जैसलमेर, तो जैसलमेर बेसिन एक है, यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब मैं इसमें बता दूं कि राजस्थान में पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वो कहाँ पे है, तो इसमें इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रथम तेल कुआं कहाँ पे, राजस्थान में। तो कौन सा था वो, मंगला था, मंगला एक जो है ये खोदा गया तो कुआं। और सबसे नई रिफाइनरी जो है आपकी वो कौन सी है, नोट करके आप चाहें तो सबसे नई रिफाइनरी भी राजस्थान में बनी थी, वो कौन सी है, सबसे नई रिफाइनरी जो बनी, सबसे नई रिफाइनरी जो बनी है वो आपकी कहाँ है, तो पंचपदरा एक जगह है राजस्थान में, वो बाड़मेर में एक जगह है, राजस्थान मतलब बाड़मेर ज़िला, तो राजस्थान के बाड़मेर में। तो नई रिफाइनरी कहाँ पे बनी है, तो पंचपदरा में बनी है, और दूसरी बात वो कहाँ है, तो राजस्थान के बाड़मेर में। अब हम तीसरा जो है जगह देख लेते हैं आंतरिक के भागों के हिसाब से, तो गुजरात में देखते हैं, और यहाँ पे पहला जो क्षेत्र है वो है आपका अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के निक्षेप देखने को मिलते हैं। दूसरा आपको मेहसाणा, आपने नाम सुना होगा, तो मेहसाणा में भी आपको ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, लुनेज क्षेत्र एक है, वहाँ पे भी आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कलोल परियोजना आपने सुनी होगी, कलोल एक क्षेत्र है, वहाँ पे भी आपको ये पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कौसम्बी आपको देखने को मिलेगा एक, तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अब तटीय क्षेत्रों में और आंतरिक भाग में आपने देखे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहाँ पे पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। अब हम तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो आपको प्राकृतिक गैस जानना है, और प्राकृतिक गैस के बारे में हम समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस के बारे में जानते हैं, तो प्राकृतिक गैस में सबसे बड़ी बात आपको जाननी है कि सबसे बड़ा उत्पादक इसका कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वो कौन सा है, तो वो असम है। यानी सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपके असम में होता है। अन्य क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पे इनका उत्पादन होता है, तो आपका है राजस्थान। जैसे अन्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अन्य क्षेत्र में आपका कौन सा है, राजस्थान है, गुजरात है, और इसके अलावा बॉम्बे हाई है। तो कुछ क्षेत्र ये हैं आपके जो आपके प्राकृतिक गैस यहाँ पे मिलती है, यहाँ से निकाली जाती है। अब मैं आपको बता दूं, हम अन्य खनिज और जान लेते हैं। कुछ खनिज ऐसे जो इन खनिजों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन इनको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो वो हम जान लेते हैं कि करके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके हो जाते हैं। जैसे पहला आप जानते हैं यूरेनियम के बारे में देख लेते हैं, तो यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। यूरेनियम आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भी होता है, और सबसे ज़्यादा इसके भंडारण भी कहाँ देखे जाते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश में देखे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में उत्पादन और भंडारण सर्वाधिक होता है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें दूसरा क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एक क्षेत्र है नेल्लोर ज़िला। तो नेल्लोर एक ज़िला है, नेल्लोर ज़िला है,
यहाँ से क्या है इसका, यहाँ पे नेल्लोर ज़िला में एक जो खान मिलेगी आपको, वो संकरा की खान है। तो संकरा खान से इसका उत्पादन होता है। और अब इसके बाद हम समझते हैं कि और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ से यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो और क्षेत्र देख लेते हैं, जैसे झारखंड हो गया, तो झारखंड के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जादूगोड़ा की खानें हैं। तो झारखंड में एक जादूगोड़ा की खान है पूर्वी सिंहभूमि जिले में, तो वो आपको ध्यान रखनी है, जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा की खान है और यहाँ पे भी यूरेनियम के आपके निक्षेप देखे जाते हैं। अब और ये सबसे बड़ी बात है, ये फेमस है और सबसे बड़ी खान है, तो यहाँ पे यूरेनियम के ज़्यादातर निक्षेप यहीं देखे जाते हैं। झारखंड में और जगह देख लें तो जैसे आपने सुना होगा कि नरवा पहाड़ है एक, ठीक है, तो नरवा पहाड़ है। इसके साथ ही एक तुरामुंडी जगह है, तुरामुंडी, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ये सारी जो जगह हैं वो कहाँ पे हैं पूरी, तो वो कहाँ पे है, सिंहभूमि जिला है एक, तो सिंहभूमि जिला झारखंड का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा क्षेत्र हम देख लेते हैं यहाँ यूरेनियम को लेके। तीसरा जो जगह देख लेते हैं, जैसे राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। तो उदयपुर एक ज़िला है, यहाँ भी आपको यूरेनियम के निक्षेप देखने को मिलते हैं। वहीं चौथा क्षेत्र देखें तो मेघालय का एक जगह है, एक सेकेंड, मेघालय, तो मेघालय में एक दोमिया सियात, तो दोमिया सियात एक जगह है, यहाँ से आपको ये यूरेनियम के जो है निक्षेप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके संसाधन जो खनिज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम दूसरा जो आपका जो है अयस्क है उसके बारे में जानते हैं, और दूसरा आपका है थोरियम, जो हमारे भारत में ठीक ठाक लेवल का पाया जाता है। आपको पता है इसके बारे में, केरल के क्षेत्रों में ज़्यादातर इसको देखने को मिलता है। तो पहली बात तो थोरियम जो है क्या है, एक तो आणविक खनिज है, आणविक खनिज है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी एटॉमिक माइन जो है एटॉमिक मिनरल है। और इसके अयस्क की बात कर रहे हैं, तो अयस्क कौन से हैं इसके, तो इसके अयस्क हैं मोनोजाइट, इसके अयस्क हैं मोनोजाइट, और दूसरे हैं एल्मेनाइट। तो मोनोजाइट और एल्मेनाइट इसके क्या है, अयस्क हैं। और ये क्षेत्र जो है आपको थोरियम कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो प्राप्ति क्षेत्र देख लेते हैं, इसके प्राप्ति क्षेत्र कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्राप्ति क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा तो पहले नंबर पे आपको कहाँ मिलेंगे, तो केरल का जो मालाबार तट का पूरा क्षेत्र है, केरल का मालाबार तट की आपको जो रेत मिलती है वहाँ आपको, तो रेत में सर्वाधिक इसमें देखने को मिलेगा ये, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो केरल के मालाबार के तट पे आपको ये देखने को मिलेंगे। और कौन सा ज़िला है, कौन से क्षेत्र हैं, तो वो बात कर लेते हैं। जैसे अगर ये बात करें तो हो सकता है आपको इसमें ज़िले पूछ लें, तो पलक्कड़ एक जगह है और ये कोल्लम ज़िला, तो पलक्कड़ और कोल्लम ज़िले दो जो हैं उन क्षेत्रों से सटे हुए पूरा मालाबार का तट जो है, वहाँ पे जो रेत पाई जाती है उसमें आपको ये इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम दूसरे जो क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में, जहाँ पे विशाखापट्टनम जो है आपका, तो विशाखापट्टनम बोलते हैं या विशाखापट्टनम भी बोलते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। तीसरा नंबर हम जान लेते हैं कि उड़ीसा जो आपका राज्य है, वहाँ पे भी आपको जो महानदी का डेल्टा है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जो इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में आपको थोरियम के निक्षेप देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको, ये तो हो गए आपके यहाँ पे खनिज, प्राकृतिक गैस, ये हो गए। अब हम कुछ जो है परमाणु शक्ति संयंत्र जो होते हैं, यानी कि अब यूरेनियम, थोरियम ये सब समझ लिया, तो अब ये समझिए कि आपको एक हेडिंग डालिए परमाणु। ये आपसे डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है डायरेक्ट कि कौन सी जगह कौन सा संयंत्र जो है वो आपका कहाँ पे है, तो ऊर्जा शक्ति संयंत्र। तो ये वही है जहाँ से इनका इस्तेमाल करके यहाँ एनर्जी बनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी एटॉमिक एनर्जी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है जो प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एक तरीके से परमाणु ऊर्जा शक्ति संयंत्र कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है। तो सबसे पहला जो बना वो महाराष्ट्र में बना था, उसका नाम था तारापुर परमाणु ऊर्जा शक्ति संयंत्र, और ये पहला था। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वो आपका कौन सा था, तारापुर। कब बना था, 1969 में।
यहाँ से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद बनते गए। तो उनके इम्पोर्टेंट जो हम पूछे जाते रहे उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला आप महाराष्ट्र लिख लिए, राजस्थान में कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो रावत भाटा करके एक है आपका, वो हम यहाँ पे कौन सा है, तो रावत भाटा है राजस्थान में। ज़िले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का ज़िला है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में ये आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही थर्ड नंबर बात करते हैं, और तमिलनाडु में एक जो है आपको देखने को मिलेगा कलपक्कम। एक तो आपको कलपक्कम देखने को मिलेगा, और वहीं पे दूसरा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा जो आपको मिलेगा कुडनकुलम। तो दोनों दो आपके कहाँ पे हैं, तो आपके तमिलनाडु में है। और दोनों, ये पहला एक जो है कलपक्कम है, वो अपने स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित फर्स्ट क्या है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और जो कुडनकुलम बनाया गया था वो रसिया के सहयोग से बनाया गया था। इसके सहयोग से क्या किया गया, इसको बनाया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब चौथे के बारे में जान लेते हैं जो आपका यूपी का है। और यूपी में कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं नरौरा। तो ये नरौरा, ठीक है, तो नरौरा भी है आपका, आप बुलंदशहर में है जो आप सभी जानते हैं। तो नरौरा आपका यूपी में है। और यहाँ पे आप जो है गुजरात में एक देख लेते हैं, गुजरात का कौन सा है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, काकरा पार इसको बोलते हैं। तो काकरा पार आपका गुजरात में है। 6 नंबर पे हम कर्नाटक का एक जान लेते हैं जो कर्नाटक में है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, तो कैगा नाम देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऊर्जा संयंत्र हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब हम जो अगला धातु है, जो भी आपके अन्य खनिज हैं, उनमें हम जो तीसरा समझ लेते हैं, तो लिथियम के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है लिथियम की खोज पहले जम्मू कश्मीर के जो रियासी ज़िला था उसमें हुई, और फिर जो है अभी जो हाल ही में जो राजस्थान में भी इसकी खोज हुई थी। तो इस तरीके से 2 जगह मिले, और लिथियम क्यों उपयोगी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके बारे में पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये पहली बात इसके बारे में होगी कि इसको क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड कहा जाता है। और इसके बारे में जो अगली बात जाननी चाहिए कि इसको सबसे पहले किसने खोजा था। तो सर्वप्रथम खोज के बारे में अगर बात करें तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक या स्वीडन के वैज्ञानिक एक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले खोज किसने की, स्वीडन के जो एक वैज्ञानिक, उन्होंने इसको सबसे पहले खोजा। और इसके बारे में जो मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे हल्की धातु होती है और सबसे ठोस तत्व होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि सबसे हल्की धातु और क्या है, ठोस तत्व है ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे हल्का है और सबसे हल्का ठोस तत्व भी है। तो ये भी बात है। और इसका जो कलर है या इसकी जो फीचर है, विशेषता है, तो एक तो ये नरम होता है, मतलब ठोस तो है लेकिन नरम है। और क्या है, और नरम के साथ ही क्या है, सफ़ेद रंग का होता है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वाइट गोल्ड बोलते हैं। तो सफ़ेद रंग का होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। तो इससे हो सकता है कि आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अच्छे से जाननी चाहिए कि इससे सबसे बड़ी बात है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इससे जो आपकी बैटरियाँ, मोबाइल की बैटरी होती हैं या कोई भी बैटरी, तो ज़्यादातर मोबाइल की बैटरी जो होती है, रिचार्जेबल बैटरी जो होती हैं, तो रिचार्जेबल जो बैटरी होती हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, इससे रिचार्जेबल बैटरी बनाते हैं। मोटर इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट के पुर्जों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अगर एक दो और उपयोग लिख दूँ आपके लिए, तो मोटर इंजन में, ठीक है, दूसरा एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे होते हैं, एयरक्राफ्ट के पुर्जे बनाने में या पुर्जों में। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर देखना चाहें तो आर्मर प्लेट जो होती हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमने उपयोग जान लिया, तो भंडार भी देख लेते हैं। भंडारण इसका कहाँ पे देखने को मिलेगा, भंडार कहाँ पे है इसके। तो मैंने तो अभी एक बताया आपको पहला कि जो जम्मू कश्मीर का
जम्मू कश्मीर का जो रियासी ज़िला है कि रियासी ज़िले में क्या हुआ, इसकी खोज हुई थी। तो रियासी ज़िले में इसकी खोज हुई और यहीं से क्या है, रियासी ज़िले से चिनाब नदी बहकर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक मैंने बताया कि राजस्थान में भी इसकी जो है, दूसरा जो है राजस्थान में भी इसके निक्षेप देखे गए हैं, जो अभी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि यहाँ पे भी ये जो है लिथियम की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो एक जगह है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि नागौर में एक आपको रेवा हिल्स मिलेंगी। नागौर में रेवा हिल्स, रेवा पहाड़ियाँ जो हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको लिथियम के या लिथियम की प्राप्ति हुई, इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ से भी आपको लिथियम की प्राप्ति हुई है। अब अगर लिथियम को विश्व के हिसाब से देखें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व में भंडार कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो विश्व में भंडार देख लेते हैं। ये आपका जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है, तो ऑस्ट्रेलिया या आप इस तरीके से लिखिए, हिंदी में लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक जो है सबसे ज़्यादा इसका भंडार कौन करता था, ऑस्ट्रेलिया करता था। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादक की श्रेणी देखें तो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन से हैं। तो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन से हैं, तो पहले पे आता है चिली आता है। दूसरा हमारे यहाँ भारत में जो अगर देखा जाए तो भारत में भी भंडार देखने को मिले, यहाँ पे आपको उत्पादन नहीं भंडार लिखना है, सर्वाधिक भंडार के हिसाब से देखें और ये उत्पादन के हिसाब से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्पादन के हिसाब से आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से देख रहे हैं तो हम चिली को पहले पे, भारत में सबसे ज़्यादा भंडार दूसरे नंबर पे देखे गए। हमारे यहाँ उत्पादन बेशक नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भंडार काफ़ी मिले हैं। तीसरे पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, जहाँ पे तीसरे नंबर पे सर्वाधिक जो है आपके भंडार देखने को मिलते हैं। चौथे पे आपको देखने को मिलेगा तो अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, तो अर्जेंटीना है। और पाँचवें पे आपको चीन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसमें देखने को मिलेंगे कि आपके भंडार और उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। अब एक आपने जो है पढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आता रहा है कई बार कि लिथियम ट्राइंगल किसको बोलते हैं। लिथियम ट्राइंगल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता रहा है, तो लिथियम ट्राइंगल कई बार पूछता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लिथियम ट्राइंगल का मतलब है कि जो आपका साउथ अमेरिका है वहाँ पे 3 देश हैं। इधर एक बोलीविया देश है, तो बोलीविया इधर एक देश है। यहाँ पे आपका दूसरा देश है अर्जेंटीना, और यहाँ पे देश है आपका जो पहला आपका जो सबसे ज़्यादा भंडार है तो चिली है। तो यही जो ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे लिथियम के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लिथियम ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, लिथियम ट्राइंगल। यानी ये क्या है, तो रिजर्व ऑफ क्या है, लिथियम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिजर्व ऑफ क्या है, लिथियम। यानी यहाँ पे आपको लिथियम के भंडार देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके खनिज का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गए हैं और पूरी इंडियन ज्योग्राफी लगभग आपकी ख़त्म हो गई है। इसमें 1-2 चीज़ें जो कभी कभार आती हैं वो हम पूर्वावलोकन जब करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। और बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अगली क्लास जो मिलेगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट से शुरू होगी। उसमें आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट 10 क्लास में लगभग बताए जाएंगे और उसके बाद आपको जो है मैपिंग के जरिए 10 क्लास और लगेंगी, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे महाद्वीप आपको विद डायग्राम समझाए जाएंगे। तो चलिए, तब तक इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं किसी अपनी अगली वीडियो में। और इन्वायरमेंट की जो आपकी क्लास चल रही है आप उसको देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लास है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपके इन्वायरमेंट के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं वो आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।